हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे, हमारा अगला पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, जिसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ, वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन विच मटेरियल्स और ऑन विच फैक्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इससे पहले हमने बच्चों 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड रिलेशन ऑफ दीज विद इलेक्ट्रिक करंट। नाउ वी विल डिस्कस और न्यू टॉपिक ओम्स लॉ। तो बच्चों हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है? ओम्स लॉ। Students, you have heard about this topic, Ohm's law. This law you have studied in class 10th. I think you have some idea about this. Ohm's law is Ohm. Why it is called Ohm's law? Because Ohm is a Simon Ohm scientist. Ohm was a scientist who discovered or who related the potential difference and electric current. That's why this law is known as Ohm's law. And what is the statement of this law? Statement is the current flowing through a wire, the current flowing through a wire is directly proportional to the potential difference applied across the ends of a conductor. So student, you can see here the current flowing through a wire. किसी भी वायर से जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। जैसे देखिए, ये मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के एंड्स पे आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, लाइक आपने V पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी कनेक्ट कर ली। यू हैव कनेक्टेड ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V टू द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I is directly proportional to the potential difference. You can see here what is the relation between electric current and potential according to Ohm's law. Ohm's law relate two physical quantities, electric current and potential difference. Student, what is the relation? Potential difference is directly proportional to the electric current. So here, if we remove the proportionality sign, then here a proportionality constant is appearing. Now
where R is you can see here just proportionality constant, or it is called resistance. You have heard about this term resistance very much time, like many times, like in class 10 you have heard resistance. What is resistance? Students, we will discuss this topic resistance after some time. Here we are going to take potential and electric current and their relation between these. Now यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि ओम्स लॉ है वो क्या है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है बच्चों। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि ये जो किसी भी वायर में, यू कैन सी हियर, ये कोई कंडक्टर है और वायर है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना इसके अक्रॉस क्या किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। जैसे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, आपने 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका आपने एक बैटरी इससे कनेक्ट कर दी, इसका मतलब उससे इस कंडक्टर में करंट कितना आएगा, जितना ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट जनरेट कर सकता है, वही करंट इसमें फ्लो होता रहेगा। आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये रिलेशन किसने बताया, ओम ने, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। नाउ जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया गया तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपीयर हुआ R, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता क्या है आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, बट हम इससे अगला टॉपिक है वो रेजिस्टेंस है वो कवर करेंगे। तो बच्चों ओम्स लॉ क्या है आपने देखा, और इसका रिलेशन क्या है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, V इज इक्वल्स टू IR। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और ये अभी आगे जो सर्किट सॉल्व करेंगे देन बहुत यूजफुल होंगे, ठीक है। नाउ ये R इज इक्वल्स टू B अपॉन I, V इक्वल्स टू IR, ये कैसे आता है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ बिटवीन V एंड I। V और I में क्या कैसा ग्राफ बनेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मींस V जितना इंक्रीज करेगा करंट भी क्या करेगा उतना इंक्रीज करेगा, V डिक्रीज कर रहा है करंट भी क्या होगा उस सर्किट में, उस कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट इज डिक्रीज। नाउ ग्राफ बिटवीन V एंड I, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे करंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, here V and here V, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे करंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब आगे देखो, अभी इसकी वैलिडिटी भी आएगी ओम्स लॉ की। हर एक एलिमेंट के लिए, हर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए ये ग्राफ लीनियर नहीं आता है, ठीक है। तब क्या होता है, और उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, ऐसी डिवाइसेस होती है जिनका ग्राफ लीनियर नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइसेस, है ना, तो ये आपसे पूछा जाता है, ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो बच्चों ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है आपको पता चला, रिलेशन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में, और जो R यहाँ पे अपीयर हो रहा है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने जैसे बताया ओमिक डिवाइसेस, ओमिक डिवाइसेस, ओमिक डिवाइसेस मतलब क्या है, those devices which follow or obey the Ohm's law,
those devices which follow or obey the Ohm's law or behave like a Ohm's law। ठीक है, Ohm's law के अकॉर्डिंग या Ohm's law को ओबे करती हो या फिर Ohm's law का बिहेवियर जो पोटेंशियल और करंट में है उसी के अकॉर्डिंग अगर बिहेवियर करती है तो वो सारी कंडक्टर्स और डिवाइसेस कैसी होती है, ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, तो ओमिक डिवाइसेस कौन सी होगी, those devices or you can see conductors, those devices or conductors which obeys Ohm's law and VI graph is linear। Those devices or conductors which obeys Ohm's law and VI graph is linear। मतलब जो डिवाइस और कंडक्टर क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं या फिर उनका जो VI कैरेक्टरिस्टिक है, VI ग्राफ है, वो कैसा हो, लीनियर हो, देन दिस टाइप ऑफ devices are called ohmic डिवाइसेस। ओके, तो आपको बच्चों पता चला ओमिक डिवाइसेस कौन सी है और नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन सी। अब देखो यहाँ पे ओमिक डिवाइसेस हमने डिस्कस किया। ओमिक डिवाइसेस वो होगी जो ओम्स लॉ को ओबे करती हो और जिनका VI कैरेक्टरिस्टिक, VI ग्राफ कैसा हो, लीनियर हो। तो आपके बच्चों आपको क्या करेगा एग्जाम में, जैसे नीट वगैरह के एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है, 4 ग्राफ दिए जाएंगे या फिर 4 डिवाइस के नाम दिए जाएंगे। डिवाइस का नाम देके नीचे ग्राफ दिया जाएगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा है वो ओमिक डिवाइस नहीं है, कौन सी नॉन ओमिक डिवाइस है। ठीक है, ओमिक डिवाइस कौन सी है, नॉन ओमिक कौन सी है, ये आपसे, या फिर 4 ऑप्शन देगा, आपसे पूछेगा इनमें से पहचानिए कि कौन सी है वो ओमिक डिवाइस है। 3 आपको नॉन ओमिक देगा, 1 ओमिक देगा, वो आपको पहचानिए। वो ग्राफ जो गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर ग्राफ लीनियर है किसी का भी तो वो कैसी होगी, ओमिक डिवाइसेस होगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइस, दोज डिवाइसेस और कंडक्टर्स which does not obey Ohm's law, जो Ohm's law को ओबे नहीं करती है, एंड VI ग्राफ इज नॉन लीनियर। ओके स्टूडेंट्स, VI ग्राफ कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा और Ohm's law को ओबे नहीं करती है, तो कैसा ग्राफ होगा इनका, नॉन लीनियर। मतलब देखो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे ये है नॉन लीनियर ग्राफ है, ये ग्राफ किस में बनता है, एक डिवाइस है जिसका नाम है डायोड। आपने इसका नाम सुना होगा, जेनर डायोड। तो ये जैसे LED, फोटो सेल, तो ये सब क्या है, नॉन ओमिक डिवाइसेस है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस। नाउ हमारा अगला टॉपिक क्या है, अब देखो बच्चों ये तो थी। अब जैसे ओम्स लॉ है ना, वो हर जगह सुटेबल कंडीशंस में नहीं है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, ये हर जगह हर रूल को फॉलो नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ डिवाइसेस ऐसी है जिनमें अगर थोड़ा सा भी करंट वोल्टेज है वो अगर इंक्रीज करोगे, करंट एकदम से इंक्रीज कर जाएगा। जैसे बच्चों डिवाइस है जेनर डायोड। जेनर डायोड का आपने नाम सुना होगा, जेनर डायोड अगर नहीं सुना है तो हम अभी
ट्वेल्थ क्लास का अगला हमारा सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेज है, उसमें ये टॉपिक है। तो इसका बिहेवियर जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड का बिहेवियर कैसा होता है, इसमें क्या होता है, जैसे आपका इस एक्सिस पे पोटेंशियल है और इस एक्सिस पे करंट है, तो ये क्या करता है, इसमें जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे, एक टाइम आएगा जिस पोटेंशियल पे क्या होगा, करंट एकदम से ड्रास्टिक है वो इंक्रीज होगी नेगेटिवली, मतलब रिवर्सिबल कंडीशन में क्या होगी, इंक्रीज होगी, ड्रास्टिक इंक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जबकि ओम क्या कहता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ऐसे होना चाहिए था, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है उसका करंट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ग्रेजुअली। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एकदम से करंट क्या है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये ओम्स लॉ है वो हर जगह परफेक्ट नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, वैलिडिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए वैलिडिटी, मतलब अब आपको समझ में तो आ गया होगा वैलिडिटी क्या क्या हो सकती है। देखिए सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहली वैलिडिटी इसकी ये है कि जो V और I में जो रिलेशन है ना, वो एक लिमिटेड रिलेशन है, जो कुछ डिवाइसेस के लिए ही इंप्लीमेंट होता है, बाकी डिवाइसेस के लिए वो वर्क नहीं करता, वो रिलेशन है वो परफेक्ट वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो VI कैरेक्टरिस्टिक होगी वो लीनियर होती है, जबकि कुछ डिवाइसेस के लिए ये नॉन लीनियर होती है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक, VI ग्राफ इज नॉन लीनियर और नॉन ओमिक डिवाइसेस। देखो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो VI ग्राफ था, जैसे मैंने अभी बताया जेनर डायोड है, इन सब के लिए जो ग्राफ होगा ना V और I के बीच में, वो कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। कौन से डिवाइसेस के लिए, नॉन ओमिक डिवाइसेस उनको बोला जाता है, क्योंकि वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती है। इसका मतलब यहाँ पे ये इसकी वैलिडिटी है, मतलब ये ग्राफ है वो इसके लिमिटेशंस को नहीं फुलफिल करता है, मतलब ये इसका लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका क्या है, V और I का जो रिलेशन है, VI रिलेशन, जो फर्स्ट आपने देखा नॉन लीनियर है, और सेकंड आप देख सकते हैं VI रिलेशन डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। बच्चों यहाँ पे एक चीज ये भी इसकी लिमिटेशन है कि ओम ने पोटेंशियल डिफरेंस के साइन के बारे में नहीं बताया, कोई भी डिस्कशन नहीं किया, उसने जस्ट बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। जबकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, देखिए बच्चों डायोड जो डिवाइस है ना, इसका बिहेवियर अलग है। ये क्या करती है, जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे डायोड है इसका ग्राफ क्या होता है, इस तरह से इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ पे देखिए ये करंट जैसे जैसे पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ा, करंट एकदम से इंक्रीज हो गया, ये तो नॉन लीनियर ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। जबकि यहाँ पे साइन से क्या मतलब है, साइन का मतलब है कि बच्चों जैसे डायोड जो होता है ना, उसका ऐसा इस तरह का सिंबल होता है, और इसको जब सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाता है, बच्चों जब डायोड को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सेकंड पॉइंट आपको तभी समझ में आएगा जब यहाँ पे अच्छे से आपको ध्यान समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायोड जो है, ये जो डायोड है ना, ये जब इसकी जैसे ये बैटरी है तो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी है और ये नेगेटिव है। जब यहाँ पॉजिटिव है दैट मींस यहाँ पे भी पॉजिटिव पहुंचेगा, तो डायोड का भी ये पार्ट क्या होता है P और ये N। तो मतलब यहाँ नेगेटिव
तो इस तरफ से जब नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पे रीच करेगी पहुंचेगी तो क्या होगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, तब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन मान लो आपने क्या किया, बैटरी को इस तरह से चेंज कर दिया, मतलब आपने बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। ओम्स लॉ में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया जाए तो क्या होगा, बैटरी की टर्मिनल्स को कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, एक्सचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे नेगेटिव, अब देखो डायोड का ये तो पॉजिटिव है और यहां से जब पोलैरिटी नेगेटिव पहुंचेगी और यहां से नेगेटिव पे पॉजिटिव पहुंचेगी, देन यहाँ पे क्या होगा, ये डायोड है वो करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका करंट क्या होगा, जीरो होगा, मतलब जीरो एकदम नेग्लिजिबल करंट होगा, 0.00001 इस ऐसे करके कुछ बहुत ही नेग्लिजिबल करंट आएगा, जिसकी वजह से आपकी डिवाइस है वो काम भी नहीं करेगी। तो इस करंट को नेग्लिजिबल माना जाता है, जीरो करंट बोला जाता है। तो डायोड जो है जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसको करंट फ्लो होता है, और जब रिवर्स बायस में चला जाता है तो वहां पे करंट जीरो हो जाता है। जबकि ओम्स लॉ क्या कहता है, चाहे पोटेंशियल कैसा भी हो, करंट है वो फ्लो करेगा ही करेगा, जबकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसकी एक दूसरी वैलिडिटी है। ठीक है, तो थर्ड वैलिडिटी इसकी क्या है बच्चों, ये जो है ओम्स लॉ का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन V and I is not यूनिक। तो यहां से बच्चों देख सकते हैं आप कि V और I में जो रिलेशन है ना वो यूनिक नहीं है, मतलब ये ओमिक डिवाइसेस के लिए ही इंप्लीमेंट हो ये जरूरी नहीं है। ये जैसे एलईडी जब सर्किट डायग्राम होता है उसमें भी V और I में कैरेक्टरिस्टिक बनती है, उसके लिए भी ये रिलेशन फॉलो होता है। इसका मतलब ये रिलेशन यूनिक नहीं है, ओम्स लॉ है वो सिर्फ यूनिक नहीं है कि ये सिर्फ किसी भी कंडक्टर पे ही अप्लाई होगा। जैसे एलईडी है उसके लिए भी सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, तो मतलब ये एक तरह से यूनिक नहीं है। जैसे कोई लॉ होता है तो वो अपने पर्टिकुलर फील्ड के लिए यूनिक होता है, जबकि ये वाला लॉ है वो यूनिक नहीं है। तो आपको तीन यहाँ पे वैलिडिटी लिमिटेशंस है ओम्स लॉ की, वो आपको पता रखनी है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, गिव वन लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, 2 मार्क्स में पूछ लिया आपसे। तो वी आई ग्राफ इज नॉन लीनियर फॉर नॉन ओमिक, ये इसकी लिमिटेशन है, मतलब ये नॉन लीनियर ग्राफ और नॉन ओमिक डिवाइसेस के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता ये लोग। सेकंड, वी आई रिलेशन डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के साइन पे भी डिपेंड करता है, जबकि ओम्स लॉ ने ये कहीं मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, मतलब V और I का जो रिलेशन है वो यूनिक नहीं है, वो एलईडी जैसे डिवाइसेस के लिए भी फॉलो होता है। ठीक है, तो ये तीन इसके क्या थे, लिमिटेशंस थे। तो बच्चों ये है ओम्स लॉ। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, जैसे अभी ओम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो आपको जस्ट मेमोराइज करना है कि रेजिस्टेंस है वो होता क्या है। रेजिस्टेंस क्या है, देखो यहां से जो वर्ड है रजिस्ट करना, जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, किसी का अपोज करना, मतलब किसी चीज को अपोज करना। अब यहाँ पे अपोज किसका करेंगे, ओम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी साइन आया है R, वो है जिसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना। किसको रेजिस्ट करेगा, फ्लो ऑफ चार्जेस का, फ्लो ऑफ चार्जेस को जो अपोज करती है, जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू फ्लो ऑफ चार्जेस का अपोजिशन होता है उस प्रॉपर्टी को, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज opposition
offered by the opposition offered by the substance to the flow of charges। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ओपोजिशन है, मतलब ओपोज है किसका, फ्लो ऑफ चार्जेस का। किसी सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस में आप क्या कर रहे हो, करंट फ्लो करवा रहे हो, तो जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे अप्लाई किया, बैटरी कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट करते ही वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। करंट फ्लो कैसे होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही होगा, वहां पे चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब क्या होता है, हर एक सब्सटेंस का अपनी प्रॉपर्टी होती है। किसी में आप देखते हो जैसे बच्चों वुड है, उसमें करंट है वो फ्लो नहीं होता, जबकि आयरन में करंट फ्लो होता है। व्हाई? बिकॉज आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा है और वुड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं। आप चाहे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा लो, वो मूव नहीं कर पाते। इसी वजह से क्या होता है, सब्सटेंस के द्वारा जो ऑपोजिशन लगाया जाता है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस टू फ्लो द चार्जेस, चार्जेस को फ्लो होने में, फ्लो ऑफ चार्जेस, और यू कैन सी हियर फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो होने में या चार्जेस के फ्लो होने में जो ऑपोजिशन ऑफर्ड किया जाता है किससे का, सब्सटेंस के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो, आपने देखा V इज इक्वल्स टू I R, मींस R इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय I। तो देखो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, और दूसरी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, सबसे परफेक्ट डेफिनेशन तो यही है। दूसरा अगर आपको मान लो एग्जाम में याद नहीं रहता, और दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि R इज, और रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ potential difference across the conductor to the current flowing through the conductor। कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है उसका और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है वही क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। तो बच्चों यहां से आप देखिए SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ R, R की यूनिट क्या होगी, यहां से आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगी, V पोटेंशियल है, पोटेंशियल का होता है वोल्ट और करंट का होता है वोल्ट पर एम्पियर। बट इसको क्या बोला जाता है, ओम ने क्या किया था, इस लॉ को डिस्कस किया था और इनका रिलेशन ओम ने फाइंड आउट किया था, इसलिए इसकी यूनिट क्या है, ओम के नाम के हिसाब से इसकी डिवाइस का, सॉरी इसकी यूनिट का नाम रख दिया गया ओम। और इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, ठीक है, इस तरह से इसका सिंबल होता है ओम का। ठीक है, नाउ आपको बच्चों अब क्या करना है, जैसे मैंने बताया जब भी कोई नई क्वांटिटी आपकी क्या होती है, बताई जाती है, तो उसकी डायमेंशंस आपको हमेशा क्या करनी है, उसकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करनी है ऑलवेज। आप डायमेंशन में आपको एक की भी नहीं बताऊंगा, बस आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप जब फाइंड आउट करोगे M1 L2 T-3 A-2, ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी। तो बच्चों ये इसकी SI यूनिट है और ये इसकी डायमेंशन है। अब आप बच्चों यहां पे देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा। अब देखो बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस है वो किसी सब्सटेंस का तो होता है, तो फिर वो डिपेंड किस पे करता है, मतलब रेजिस्टेंस है वो कैसे चेंज होता है, वेरी कैसे करता है। ठीक है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो आप क्या देखोगे, फैक्टर्स on which resistance depends, factor on which
फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किस किस फैक्टर्स पे, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। देखो बच्चों, सबसे पहला जो फैक्टर है ना वो है लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज एल। बच्चों ये कैसे डिपेंड करेगा, यहां पे आप ध्यान से देखना बच्चों, ये क्वेश्चन देगा यहाँ से, ये जो टॉपिक है यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, और वो कैसा बनेगा क्वेश्चन मैं आपको अभी बता दूंगा। तो क्वेश्चन देख, यहाँ पे सबसे पहले हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो बच्चों कैसे, सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की लेंथ पे डिपेंड करेगा। कैसे, यहां से आप देख सकते हैं बच्चों, जितनी लेंथ का, जैसे मान लो आपके पास एक कंडक्टर है ये इस लेंथ का L, और एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 2L, ठीक है। कंडक्टर मींस वायर, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एक वायर है जिसकी लेंथ है 2L। तो बच्चों आप कॉमन सेंस लगाना कि इस वायर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में किस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, कितने होंगे वो आप एक बार रहने दीजिए, आपको सिर्फ इतना कंपैरिजन करना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा है किस में कम है। तो आप यहां से सीधे देख सकते हो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेस है और इसमें मोर है। मोर क्यों, क्योंकि जब इस सब्सटेंस की लेंथ, देखो बच्चों अभी जैसे मान लो ये आपके पास इस लेंथ का है, तो इसके पास मान लो 100 या 1000, मान लो 1000 है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब क्या किया, ऐसा ही एक दूसरा, जैसे मान लो इस कंडक्टर की लेंथ हो गई इतनी। अब देखो पहले ये जो जहां इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते थे या उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने थे 1000। नाउ इतनी ही लेंथ का एक और कंडक्टर मान लो इसमें कनेक्ट कर दिया या ऐड कर दिया, या फिर इस कंडक्टर की लेंथ हो गई 2L। तो आप देख सकते हैं बच्चों 2L हो गई मतलब 1000 एंड 1000, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2000। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2000, और यहाँ पे कितने हैं 1000। आई थिंक ये आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1000 और यहाँ पे 2000। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे इस वायर को आप बैटरी से सर्किट में लगाओगे, सर्किट में कनेक्ट करोगे इस वायर को या इस कंडक्टर को, जैसे आप सर्किट में कनेक्ट करोगे बैटरी से, क्या होगा यहाँ पे फ्लो कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा 1000, जबकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा 2000। अब देखो 1000 इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो एक दूसरे से स्ट्राइक कोलाइड करेंगे, उनमें कोलिजन्स 2000 के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। तो कोलिजन कम होने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से वो स्ट्राइक कम करेंगे, स्ट्राइक इस वाले में कम करेंगे, इसका मतलब क्या होगा वो एक दूसरे को अपोज भी कम करेंगे। आप देखते हो बच्चों आपकी क्लास में जैसे मान लो 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों को आप इधर उधर भागने के रैंडम मोशन के लिए बोल दिया जाए, तो वो एक दूसरे से कम कोलिजन के साथ इधर उधर रन कर सकते हैं। जबकि अगर मान लो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और आपकी क्लास के 50 बच्चों को इधर उधर भागने के लिए बोल दिया जाए, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, तो इनके बीच में कोलिजन्स होगा और लेस होगा, और इसमें कोलिजन मोर होगा। मोर होने का मतलब क्या हुआ, कोलिजन मोर होगा तो एक दूसरे से ज्यादा स्ट्राइक करेंगे तो अपोज करेंगे एक दूसरे का, और जब अपोज करेंगे मतलब यहाँ पे अपोजिशन ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपोजिशन कम होगा मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो करंट की वैल्यू फर्स्ट के कंपैरिजन में कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि लेंथ है वो कैसे लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई होगी। तो पहला फैक्टर क्या है,
लेंथ है जिस पे क्या करेगा, रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। सेकेंड देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब बच्चों जैसे मान लो आपके पास क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां से जो रिलेशन जो फर्स्ट वाले में आएगा R प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, अब बच्चों दूसरा फैक्टर आपको देखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। देखिए बच्चों, जिस शेप में आपके पास कंडक्टर है, जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सर्कुलर है। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया मींस उसका एंड पार्ट के पास जितना जिस शेप में एरिया होगा, जितना एरिया वो कंटेन करेगा वही क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। यहाँ पे आप देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कैसे करेगा। ठीक है, तो डिपेंड करने आपको क्या करना है, यहाँ पे पता लगाना है डिपेंड कैसे करेगा। तो मान लो सबसे पहले आपने लिया एक कंडक्टर, ठीक है, जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इसी लेंथ का, सेम लेंथ का आपने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, सेम लेंथ का L लेंथ का कंडक्टर लिया, लेकिन जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, एरिया को मैं A से डिनोट कर रहा हूं, तो यहां पे एरिया A है, यहां पे 2A है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं लेंथ दोनों की सेम है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों में सेम है, यहां पे भी मान लो हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे भी 50 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे 50 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जो एरिया मिल रहा है वो कम है। मतलब क्या हुआ, आपको इस रूम में 50 बच्चों को एक साथ रखा जाए और क्या बोल दिया जाए कि इसमें मूव करो इधर उधर, और दूसरे रूम में आपको फिर दोबारा उसके बाद यहां से निकलने के बाद इसके अंदर रूम में रखा जाए और आपसे बोला जाए कि इसमें इधर उधर मूव करो, तो किस में मूव करना इजी होगा, इस वाले में मूव करना इजी होगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है 50 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में कोलिजन कैसा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, मोर कोलिजन, और यहाँ पे लेस कोलिजन और लेस स्टैग्नेट। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर the 50 electrons gets collide each other in few time। मतलब थोड़े से टाइम में भी क्या करेंगे, वो कोलिजन करेंगे बहुत ज्यादा कोलिजन का मतलब जब आप एक दूसरे से टकराते हो तो आप अपनी मोशंस का अपोज करते हो, और जितना ज्यादा टकराओगे आप अपनी उतनी ज्यादा मोशन का अपोज करोगे, और जितना ज्यादा अपोज करोगे तो रेजिस्टेंस भी उतना ही आपको क्या करेगा, ज्यादा मिलेगा। मींस यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन है वो, अपोजिशन है वो ज्यादा है, और यहाँ पे अपोजिशन कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो डिपेंड कैसे कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया वो रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एरिया कम था, रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। समझ में आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप क्या बोलोगे, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, तो R है वो A के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, देखो एरिया कम है, जब डिनोमिनेटर कम है दैट मींस रिजल्टेंट फैक्टर विल इंक्रीज और more than if cross section area, denominator is more, means here you can write here 2A, then the value of R will less। ठीक है, तो अब वैल्यू ऑफ R लेस होगी तो यहाँ पे करंट का फ्लो है वो ज्यादा होगा, और उसमें करंट का फ्लो है वो कम होगा। आई थिंक ये फैक्टर आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर और सब्सटेंस, कंडक्टर और सब्सटेंस के नेचर और कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगा। मतलब नेचर क्या हुआ, अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, तो ये सब नेचर भी होगा, तो कैसे कैसे उस पे डिपेंड करेगा, तो उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। अगर सॉलिड होगा तो उसमें करंट थोड़ा फ्लो होने में क्या होगा, टाइम लगेगा, जबकि लिक्विड में करंट है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके भी फ्लो हो सकता है, जबकि गैसेस में वो ज्यादा फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स थे जिन पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ पे जो कंबाइंड फॉर्म होगी, यहाँ पे हमने जो देखे हैं कंबाइंड फॉर्म, यहां से आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं हम, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ठीक है, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A मींस R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो एक कांस्टेंट अपीयर होगा जिसको बोलते हैं रॉ, इसके सिंबल का नाम क्या है, रॉ, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, उस कंडक्टर में कितनी रेजिस्टिविटी है वो उस पे डिपेंड करता है। तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको याद रखना है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, R है वो डिपेंड किस किस पे कर रहा है, L और A पे। लेंथ जितनी बढ़ेगी रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, एरिया जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। यहाँ पे रो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, उस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, अब ये रेजिस्टिविटी होती है, जैसे अभी V ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल टू I, V अगर I के प्रोपोर्शनल, जब हमने इसको हटाया तो V इज इक्वल्स टू IR, मींस R यहाँ पे क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था जिसको नाम क्या दिया गया, रेजिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया गया तो एक नया प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया गया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो अपीयर हो गया, जिसका नाम क्या है, रो। ठीक है, तो ये रो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आया होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती क्या है, देखो बच्चों, इसको बोला जाता है, इसका एक नाम और भी है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब आप किसी स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए जिस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हो उसी को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता क्या है, जब आप किसी 1 मीटर लेंथ के, जैसे आपने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और L इज इक्वल्स टू 1 मीटर और एरिया इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ भी यूनिट हो और एरिया भी यूनिट में हो। जैसे 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आएगी, रो 1 डिवाइड बाई 1 मींस R इज इक्वल्स टू रो। जो R की वैल्यू रो आई है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी,
इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो रो इज इक्वल्स टू आर, मींस आर क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, डेफिनेशन होगी द रेजिस्टेंस of a conductor having length 1 meter and area of cross section 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर is called specific रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, जब 1 मीटर लेंथ के कंडक्टर तथा 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर से जब करंट फ्लो करेगा, जितना करंट फ्लो करता है या जितना रेजिस्टेंस जिस उस कंडक्टर का है उसको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। तो यहां से रो कितना होगा, रो इज इक्वल टू R A बाई L। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों क्या होगा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टिविटी की यहां से देखो यूनिट निकाल सकते हो, R की यूनिट है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, देन यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। एंड यू विल फाइंड, आपको बच्चों क्या करना है, इसकी डायमेंशंस बतानी है। ठीक है, इसके डायमेंशंस आपको बतानी होगी। ठीक है, तो ये अब बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टिविटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या आता है, आर ए बाई एल। तो ये भी किस किस पे डिपेंड करेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया पे और लेंथ पे। ठीक है, तो ये भी किस पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे। तो ये है रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर और सब्सटेंस और मटेरियल। ओके बच्चों, तो इस सेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।